क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको यह निकालना है कि लीव इनकेशमेंट कितना मेरा टैक्सेबल हुआ नहीं हुआ, ये चीज आपको कैलकुलेट कर लेना है। लीव इनकेशमेंट वाला टॉपिक है यहाँ पे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया, एक साथ पूरा झोली भर भर के कहने के लिए ये एक क्वेश्चन है, लेकिन एक साथ लीव इनकेशमेंट का ये 1, 2 और 3 क्वेश्चन है। मतलब एक क्वेश्चन नहीं है, ये अपने आप में 3 अलग अलग क्वेश्चन है जिसको एक साथ जमा करके तुमको दिया गया। अब करना क्या है इसमें जरा देखना। कह रहा आपसे श्री अमरनाथ वॉज एम्प्लॉयड इन अ कंपनी, मतलब प्राइवेट एम्प्लॉय है। कह रहा ही टुक वॉलेंटरी रिटायरमेंट on 1st December 2019 after completing 25 years of service। 25 साल लगातार जॉब करने के बाद इन्होंने वीआरएस ले लिया 1 दिसंबर 2019 को। डेट ध्यान रखना 1 दिसंबर 2019 को। अब यहां पे ना 25-30 साल का रूल मत लगा देना, बस क्वेश्चन है तो है, जितना लिख दिया सो लिख दिया। कहता आगे 1 जनवरी 2019 his salary was ₹40,000 पर मंथ। 1 जनवरी को उनका सैलरी 40,000 पर मंथ था। आफ्टर एडिंग द एनुअल इंक्रीमेंट, जो भी बढ़ना था डीए हुए, जो भी इंक्रीमेंट होना था, इंक्रीमेंट होने के बाद उसका सैलरी जो था वो 40,000 पर मंथ था। पहले हम देखते आते हैं कि कैलकुलेट क्या करना है ना। ये नहीं कि 25 साल देख लिए वीआरएस है मतलब वीआरएस का फॉर्मेट बना दिया वीआरएस निकालने लगे, ऐसा मत कीजिए गलती से भी। क्योंकि क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आपको क्या लग रहा है कि वो वीआरएस ले लिया, मतलब क्वेश्चन को पहली नजर में देखोगे तो क्या लगेगा कि लगेगा वीआरएस निकालना है। तो ऐसा नहीं कि कॉलम उलम ड्रॉ कर लिए वीआरएस निकालना शुरू कर दिए, रूल लगा दिए वहां पे जो हम लोग पढ़े थे। तो पहले देखो कि क्या निकालना, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ो। इनकम टैक्स का कोई भी क्वेश्चन आधा पढ़ करके जजमेंट मत कीजिए कि क्या करना है, लास्ट गेंद में जाकर के छक्का लगा देगा। आगे कहता आपसे आफ्टर एनुअल इंक्रीमेंट करा है इन दिस कंपनी 2 मंथ, इन दिस कंपनी 2 मंथ लीव अक्रूड एवरी ईयर। करा इस कंपनी में रूल है कि 2 महीने का लीव आपको मिलेगा, 2 महीने की छुट्टी आपको दी जाएगी। कब? 5 साल में। कितने साल में? 1 साल में। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि नहीं, हम उसको कंसीडर नहीं करते। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट याद रखिएगा 1 साल में, आपको बड़ा वाला फॉर्मूला लिखा है, 1 साल में कितने साल की छुट्टी कंसीडर करेगा? 1 महीने मैक्सिमम 30 डेज के बेसिस पर ही वो जो छुट्टी है एग्जाम्पशन लेता है उसका पेमेंट करता है, उससे ज्यादा का वो एग्जाम्पशन देगा नहीं, आपको अलाउ नहीं करेगा। तो यहां कहता है 2 महीने का लीव का प्रोविजन है, 1 साल में 2 महीने की छुट्टी आपको दी जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि आपको पैसा नहीं मिलेगा, पैसा तो आपको पूरा मिलेगा 2 महीने का, लेकिन इनकम टैक्स जो एग्जेम्पशन देगा, आपको रिबेट देगा, वो किस बेसिस पर देगा? 30 डेज इन अ ईयर ही देगा, मैक्सिमम का रूल वही होता, उससे ज्यादा का आपको मानेगा ही नहीं। तो 2 महीने की छुट्टी के बराबर आपको हर महीना छुट्टी मिलता है। क्वेश्चन देखते जाते हैं क्या बोलता है। कंप्यूट द अमाउंट एग्जेम्प्ट रिगार्डिंग द इनकेशमेंट ऑफ अर्न लीव सैलरी, है ना। क्या आपको बोला वीआरएस निकालो, तो क्वेश्चन का शुरुआत कुछ और किया, निकालने कुछ और बोल दिया। तो हम ये वीआरएस पे क्यों फोकस करेंगे, हमको मतलब किस पे है, इससे मतलब है। अब यहां पे क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया उसको जरा देखना। अच्छा, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, कोई बात नहीं, तो नहीं है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला आगे, करा टोटल लीव अवेल्ड ड्यूरिंग सर्विस, पूरी जिंदगी में टोटल लीव अवेल्ड, अवेल्ड का मतलब मिला कि लिया गया, लीव अवेल्ड का मतलब कुल छुट्टी हमने इतना लिया, मिला नहीं, लिए, हम इतना लिए। 10 महीने का छुट्टी लिए मतलब इतना हम नहीं गए, जितना भी छुट्टी हमको मिला था उसमें से हम इतना महीना नहीं गए। इसमें बोल रहा है नील, एक भी छुट्टी नहीं लिए, पूरा काम किए। और इसमें हम छुट्टी कितने महीने का ले लिए? 30 महीने का छुट्टी ले लिए, ठीक है।
3 अलग अलग केस में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मतलब समझना, 25 साल जॉब किए और रिटायर हो गए, और हर साल, ध्यान देते जाना क्वेश्चन, नहीं तो गड़बड़ करोगे अभी, कितना साल जॉब हुआ, हर महीने बोला था, हर साल बोला था कि हर साल छुट्टी कितने का मिलेगा, तो 25 साल में, एक साल में 2 महीने का छुट्टी, तो 25 साल में कितना छुट्टी मिल सकता था, 50 महीने का छुट्टी मिल सकता था। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे क्या कहता है कि साल में दो महीना आपका एम्प्लॉयर आपको दे सकता है, लेकिन हम कंसीडर नहीं करते, हम 30 डेज इन ईयर ही कंसीडर करेंगे, मतलब एक ही महीना करेंगे ना, लिखा थे आपको। तो 25 साल में 2-2 महीने का छुट्टी देता है, तो 2 महीना काउंट नहीं होगा, यहां काउंट सिर्फ हम कितना महीना करेंगे, 1 महीना, क्योंकि 30 डेज का ही एवरेज माना जाता है, उससे ज्यादा देता ही नहीं वो। तो आप ही सोचिए, एक साल में 1 महीने की छुट्टी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर कंसीडर करेगा, तो 25 साल में कितने महीने का छुट्टी होगा, 25 महीने का छुट्टी, एक साल में 1 महीना कंसीडर होगा, तो 25 साल में कितना कंसीडर होगा, 25 महीने का छुट्टी। मतलब कि आप इन 25 साल में 25 महीना ऐसा था जब आप छुट्टी क्या कर सकते थे, ले सकते थे। समझ में आया बात? यानी पूरे साल में, पूरी जिंदगी में, इन 25 सालों में 25 महीना आप छुट्टी लेके घर में सो सकते थे, आपका सैलरी डिडक्ट नहीं होता, आपको फुल सैलरी मिलता। और इन 25 महीने में, अब ध्यान देना, 25 महीने में ये छुट्टी लिया कितना, 10 महीना छुट्टी लिया, मतलब काम कितना महीना किया होगा, समझ में आया बात? यानी ये भी 25 महीना छुट्टी ले सकता था, यहां पे भी 25 महीना छुट्टी ले सकता था, यहां पे भी 25 महीना छुट्टी लिया जा सकता था, इसका सैलरी डिडक्ट नहीं होता। लेकिन 25 में छुट्टी कितना लिया, इसका मतलब देखो, यहां पे 25 महीना छुट्टी ले सकते थे ना, लिए कितना, इसका मतलब कि 15 महीना मेरे पास और बचता है, उसमें तो हम काम किए, तो भाई पैसा चाहिए 15 महीने का। इस पे 25 महीना छुट्टी मिल सकता था, लेकिन लिए कितना, मतलब पूरा ही पैसा चाहिए। इस पे 25 महीना छुट्टी मिला था, मिलेगा क्या उल्टा, और 30 महीना छुट्टी ले लिए, मतलब आपकी सैलरी में उल्टा डिडक्ट हो जाएगा, उल्टा कोई लिव इनकेशमेंट नहीं मिलना आपको। यानी आपके पास 3 कंडीशन है, सिचुएशन समझ गए, क्वेश्चन समझ रहे हो। अब एक्चुअल अमाउंट रिसीव कितना हुआ, यानी 25 में 10 महीना छुट्टी लिए और 15 महीना जो हम सेव कर लिए अपना छुट्टी और हम काम किए उतना दिन, तो इतने दिन का रिवार्ड हमको कितना मिला, 16 लाख। इसके बाद कहता आपको यहां पर इतना मिला, और इस केस में तो मिलने नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आपको कैलकुलेट करके कितना दिया हुआ है, 8 लाख दिया, बोलता है एक्चुअल अमाउंट इतना मिला है। तो बोलोगे आप कि यहां पैसा क्यों मिल गया, मिलना तो नहीं चाहिए था, है ना, समझ रहे हो बात को ना। यानी 25 में 10 लिए तो 15 महीना हम सेव किए, तो 15 महीना हम काम किए होंगे, तो 16 लाख मिला। यहां 25 में से एक भी छुट्टी नहीं लिए, तो देखो पूरा पैसा मिला भर भर के। अब यहां 25 महीने का छुट्टी था, आप उल्टा 30 महीना ले लिए, तो आपका सैलरी उल्टा मिलना नहीं था, काट देना था, लेकिन फिर भी यहां कितना मिल रहा है, 8 लाख मिला। क्यों मिलेगा, क्योंकि आपके एम्प्लॉयर ने 25 थोड़ी डिसाइड किया था, आपके एम्प्लॉयर ने कितना डिसाइड किया था, 2 डिसाइड किया था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ना आपको 1 महीने का छुट्टी कंसीडर करता है साल में, तो आपके एम्प्लॉयर ने तो 2 महीने दिया था, मतलब आपके एम्प्लॉयर की तरफ से 50 था, तो 50 में 30 लिए, तो 20 का तो बचा ना, तो उसका पेमेंट वो आपको किया। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता नहीं, एक ही महीना माने, तो उसके हिसाब से अलग चीज है। लेकिन जब कैलकुलेशन करोगे कि मेरा टैक्सेबल सैलरी कितना है, तो आप बताइए टैक्सेबल लीव इनकेशमेंट आप अपने एम्प्लॉयर के अकॉर्डिंग निकालोगे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से निकालोगे, तो आपको तो भाई रूल के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो लीव इनकेशमेंट के लिए कुछ रूल्स हम लोग पढ़े थे, तो क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे क्या करना है। यानी यहां 15 महीना, ये 25 महीना, और ये वाला एक भी नहीं, और एक्चुअल अमाउंट 16, 20 और 8 याद रख लीजिएगा। चलिए अब थोड़ा देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे।
यहाँ पे ए बी सी, जैसा कि आपके क्वेश्चन में एबीसी था ना, तो आपके क्वेश्चन में एबीसी लिखा हुआ था, तो एबीसी ही हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा जो चीज अभी हम लोग लिखे वो चीज आपको आपके सॉल्यूशन में लिखना पड़ेगा। हाँ, लीव एट द रेट ऑफ 1 month सैलरी। लीव अगर हम एक दिन के हिसाब से, है ना, 1 month लीव सैलरी मान के चलेंगे, एक महीने का, क्योंकि मिला था 2 लेकिन हमको लेना कितना है, एक ही महीने का लेना। तो फर्स्ट वाला जो था कितना मिलेगा, ए बी और सी तीनों ग्रुप में कितना मिलेगा, 25। यहां भी मिलेगा 25, यहां भी कितना मिलेगा 25, क्योंकि तीनों केसेस में रिटायर कितने महीने में हुआ, 25 साल जॉब करके रिटायर हुआ, और एक साल में अगर एक महीने का छुट्टी मिलता तो 25 साल में कितना मिलेगा, 25 महीने का छुट्टी मिलता है। उसमें से लेस कर दीजिएगा लीव अवेल्ड, कितना कर लिया था ये, 10 था ना, 10, ये नील और ये 30। इसका मतलब ये 15 मंथ का, ये 25, और यहाँ माइनस कितना हो गया है, 5 हो गया है। मतलब आप कह सकते हो कि इतने इतने महीने का इसको सैलरी क्या मिलना चाहिए, मिलना चाहिए लीव कहीं ना कहीं इतना इसको मिलेगा, यानी 15 मंथ का पैसा मिलेगा, इसको 25 का मिलना चाहिए, और वो उल्टा क्या किया है, एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा ले चुका है छुट्टी। अगर हम लॉ को देखेंगे तब उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। अब देखिए, तो अगर आप लिखोगे सबसे पहले फर्स्ट, कौन सा रूल था, एक्चुअल अमाउंट रिसीव, कितना कितना रिसीव कर रहे थे, ठीक है। फर्स्ट एक्चुअल अमाउंट रिसीव, फर्स्ट वाले केस में 16 लाख का मिला, ये हो गया एक्चुअल अमाउंट रिसीव। मैक्सिमम एग्जेम्पशन, कितने का है, 3 लाख हो गया। और कंडीशन नंबर थर्ड, है ना, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। थर्ड नंबर में क्या निकालते थे, 10 मंथ का एवरेज सैलरी, तो 10 मंथ एवरेज सैलरी निकालते थे ना। एक महीने का एवरेज सैलरी, सैलरी दिया हुआ था कि नहीं दिया हुआ था, दिया हुआ था ना, 40,000 का। तो आप सोचिए, एक महीने का सैलरी 40,000, तो 10 महीने का सैलरी कितना, 4 लाख। आप फिर डिवाइडेड कर दोगे 10 से, तो फिर घूम फिर के कितना आ जाएगा। तो चूंकि यहाँ पे कोई पे ग्रेड नहीं, इसलिए डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। 40,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 10, तो इजिकल टू एवरेज सैलरी 10 महीने का सैलरी 10 महीने का कितना निकल जाएगा। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, सैलरी को ही एवरेज सैलरी मान के लिख दिए। तो बस 40,000 पर मंथ था सैलरी, और 10 महीने की सैलरी निकालोगे तो इसमें भी 4 लाख का सैलरी निकल गया। 10 में एक महीने का सैलरी, एक महीने का एवरेज सैलरी 40,000, तो 10 महीने का सैलरी कितना हो जाएगा एवरेज सैलरी, 4 लाख हो गया। तो 4 लाख रुपए हम लोग लिख दिए। और सबसे लास्ट
क्या लिखते थे? चलो लिख लेते हैं। लीव सैलरी अवेल्ड लिख सकते हैं डायरेक्टली। अब देखो तो कोई भी चीज आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो सैलरी आपको दिया गया वो 30 डेज के बेस पे दिया गया, इसके बाद अमाउंट कैलकुलेट करके दिया हुआ सब चीज, तो तुमको कुछ करना ही नहीं है। एक महीने का सैलरी कितना था? 40,000। आप फर्स्ट केस में कितना लीव अवेल्ड किए थे? यहां पे देख लो, यहां कितना किए थे? 15 डेज। तो एक महीने का सैलरी 40,000, आप 15 महीना लीव अवेल्ड था, सॉरी लीव अवेल्ड थे माइनस कर दिए, 15 महीने का लीव सैलरी आपका बचा हुआ था, तो इंटू 15 कर दोगे कितना आ जाएगा? 40,000 इंटू 15 मंथ, कितना हो गया? 6 लाख। 40,000 सैलरी था, इस केस में कितना मिलेगा? 25, तो मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, इसमें हो गया क्या? इस केस में मिलेगा आपको क्या? तो इसमें कितना हो जाएगा? डायरेक्ट नील लिखोगे, यानी यहां पे लीव अब आपका हो गया, यहां पे इस वाले केस में ऐसे लिख दिया जाए 40,000 केस ए में इंटू कितना? 15 मंथ, तो कितना हो जाएगा? कैसे बनाओगे, है ही नहीं इंफॉर्मेशन। बी वाले केस में 40,000, इसमें 25 मंथ, और सी वाले केस में नील, क्योंकि एग्जेम्पशन बच नहीं रहा, उल्टा कम पड़ रहा है, तो इसमें कितना हो जाएगा? नील। अब तीनों में जो सबसे कम वैल्यू होता है वही क्या होता है? एग्जेम्प्ट। तो आप लिख सकते हो यहां पर विच एवर इज लेस एग्जेम्प्टेड। तो इन सब में से सबसे कम वाला वैल्यू तुमको कौन सा दिख रहा है? तो इसमें 3 लाख हो गया, तो एग्जेम्प्ट अमाउंट हो गया आपका 3 लाख। इसमें जरा देखो कौन सा हुआ, इसमें से कम कौन वाला हुआ? तो एग्जेम्प्ट निकल गया। अगर टैक्सेबल बोलता, क्वेश्चन में क्या बोला, टैक्सेबल कि एग्जेम्प्ट? अगर एग्जेम्प्ट अमाउंट निकालने बोला तो यही मेरा आंसर हो गया, और अगर टैक्सेबल बोलता एक्चुअल माइनस एग्जेम्पशन होता। तो इस वाले क्वेश्चन में देखो ना, एक्चुअल में कितना मिला था? 16 लाख, 3 लाख माइनस होता तो कितना बचता? 13 लाख। 20 में से 3 चला गया, 17 लाख मिलता, और इसमें 8 लाख में एक भी एग्जेम्पशन नहीं मिलता, तो इसके लिए क्या होता? पूरा का पैसा पूरा क्या हो जाता? इसके लिए टैक्सेबल होता। तो ये हम लोग इस तरह से इसका टैक्सेबल अमाउंट जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते थे। तो ए बी सी ग्रुप तीनों में मिला करके आप इस तरह से एक साथ जो है लीव इनकेशमेंट बना सकते हो।